हेलो बच्चों। तो कक्षा 12 फिजिक्स अध्याय नंबर 13 नाभिक में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ाई किया था सिर्फ नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आइए हम वहाँ से फिर से आगे बढ़ाते हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये द्रव्यमान क्षति हो गया था, ये बंधन ऊर्जा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, बंधन ऊर्जा क्या होता है? तो बंधन ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने सुना था कि ये इतना बड़ा सा नाभिक है, परमाणु है, उसमें इतना छोटा सा नाभिक है और इस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं कौन? प्रोटॉन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक द्वारा इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों को बांधे रहने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम, चूंकि ये न्यूक्लियस में रहता है इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन को नाभिक में बांधे रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक है। तो ये हर एक परमाणु का अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। आइए हम आगे इसका डेफिनेशन देखें। तो यहाँ पे लिखा है नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है। तो लिखा है नाभिकीकरण प्रोटॉन, है ना, यहाँ पे लिखा है नाभिकीकरण प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हमने पीछे बताया था आपको कि डेल्टा बी से दिखाते हैं या डेल्टा ई से भी दिखाते हैं, और ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है बच्चों? तो डेल्टा एम जो है द्रव्यमान क्षति है, जो कि पीछे हमने पढ़ा था कि उसका जो एक्चुअल द्रव्यमान होता है उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। और सी जो बच्चे प्रकाश की चाल है, जिसे 3×10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है 2.9979×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक की जो बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है वो उसके द्रव्यमान क्षति में प्रकाश की चाल से गुणा कर देंगे, तो हमें उसके नाभिक की बंधन ऊर्जा की गणना कर पाएंगे, हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। इसका मतलब समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ठो परमाणु है, यहाँ पर एक ठो नाभिक है, इसमें 10 प्रोटॉन है और अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूट्रॉन भी है ना। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन हम मान लिए। अब यहाँ पर हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया कि इसकी जो बंधन ऊर्जा है डेल्टा बी का मान, बाइंडिंग एनर्जी आया है, वो आया है, हम मान लेते हैं 100 जूल। ठीक है। हालांकि बंधन ऊर्जा को जूल में ना होकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं, इसकी ऊर्जा का मात्रा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत छोटी सी ऊर्जा होती है। तो मान लेते हैं 100 जूल। तो टोटल कितने हैं? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, टोटल 20 जो न्यूक्लियॉन होते हैं, कण हैं, उनकी जो ऊर्जा है 100 जूल। तो एक न्यूक्लियॉन को बांधे रखने में कितनी ऊर्जा होगी? तो हम इस टोटल ऊर्जा में, इस टोटल वाले में बंधन ऊर्जा जो टोटल आया है उसमें परमाणु भार है भाई, यहाँ पे भार, ये भार है, परमाणु भार से हम भाग दे देंगे। तो टोटल बंधन ऊर्जा में उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जिसे हम ए से दिखाते हैं, भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो वहाँ पे आया था कितना? 100, और में कुल कितने थे? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 20 थे, तो 20 से हम भाग दे देंगे। तो प्रति न्यूक्लियॉन, हर एक कण का, न्यूक्लियॉन का, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उसको बांधे रहने की जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो 5 जूल होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो एक एक न्यूक्लियॉन को, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई भी कह सकते हो, बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा होगी, तो कुल बंधन ऊर्जा में से उसके परमाणु भार से या द्रव्यमान संख्या से भाग देते आपको मिल जाएगा। आगे है, अगला हेडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। इसे देने वाले वैज्ञानिक जो हैं, इसको हम कहते हैं, इसका पहले हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है, ये इसका मेन नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन या रिलेशन कहते हैं हम लोग। और इसका जो फॉर्मूला होता है बुक्स वगैरह पर लिखा रहता है, बहुत फेमस ही रिलेशन है, E = mc², है ना। मास इंटू प्रकाश की चाल के स्क्वायर का मल्टीपल है ये एनर्जी। तो इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। क्या मतलब है सर? अभी पीछे भी तो आपने फॉर्मूला में दिखा रखा है, ये देखो वही चीज़ें तो हैं, बी की जगह mc² वही है, यहाँ पर भी है, तो सेम चीज़ें हैं, बस इनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है।
तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में बताया गया है, आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी पदार्थ में जितना मास खर्च होता है वो मास ऊर्जा में बदल जाता है। यानी मास को ऊर्जा में और ऊर्जा को मास में आपस में बदला जा सकता है। अगर हम इसको और भाषा में कहें तो जिन पदार्थों में मास होती है उसमें ऊर्जा निहित होती है, छिपित होती है। इस बात को आइंस्टीन साहब ने बताया। मास जहाँ भी होता है वहाँ पर ऊर्जा जरूर होगी और इस मास को खर्च करेंगे, खपत करेंगे, ख़त्म करेंगे तो उसके एवज में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कितना मास खपत करेंगे, कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो उस मास में जो खर्च कर रहे हो उसमें आप प्रकाश की चाल का गुणा कर लोगे, तो वर्ग का गुणा करोगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही उस मास से हमें एनर्जी मिलेंगी। यही बात बताए थे आइंस्टीन साहब ने। इसी को हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया है। तो लिखा है बेटा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो संबंध है वो E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम जो है, E जो है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। आप कितना द्रव्यमान खर्च करोगे उस द्रव्यमान के खर्च करने के एवज में आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो C जो है प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2.9979 एक्यूरेट ये होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आप इसे ध्यान देंगे। आइए आगे देखें। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध था, ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये क्या होता है समझते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन लिखा है कि पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इन शॉर्ट में AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास के नाम से जानते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाएगा। सर ये है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों मास को ये AMU जो है, AMU जो है, AMU जो है एक तरह का यूनिट है, एक तरह का मात्रक है, एक तरह का मात्रक है जो मास को, द्रव्यमान को बताता है। सर लेकिन बहुत पहले तो यमकेश पद्धति में मास को बताने वाला जो द्रव्यमान वो यूनिट था वो केजी था। तो ये AMU की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक वैसे ही बच्चों जैसे केजी के अलावा भी हमें क्विंटल की भी, टन की भी ज़रूरत होती है ना। उसी तरह से ग्राम की भी ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमें AMU कौन सा मात्रक है फिर द्रव्यमान का। तो AMU जो है छोटा मात्रक है, द्रव्यमान का जो छोटा मात्रक है वो AMU कहलाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम केजी में नापेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिल जाएंगी, तो इसलिए हम AMU में नापते हैं। तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, AMU या U का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बच्चों एक AMU को फाइंड करने के लिए निकाला गया था कि हम कार्बन 12 का एक एटम ले लेंगे, उस एटम के मास को लेकर के उसमें हम 12 से डिवीज़न कर लेंगे, तो जो हमें मिलेगा उसी को हम एक AMU करेंगे। कार्बन 12 का एक एटम लेकर के उसके द्रव्यमान में 12 से भाग देंगे तो जो हमें मिलेगा उसी को एक AMU का तुलना किया था। कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या लिया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया गया था कार्बन एटम को ही। तो आगे हम चलें इसके बारे में। और एक AMU का अगर हम मान देखें कि गणितीय रूप में क्या मान है तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों, कैसे मिलेगा। तो एक AMU का गणितीय रूप में मान होगा 1.66 × 10⁻27 kg। अगर यहाँ पे -24 हो जाएगा बच्चों तो ये ग्राम में हो जाएगा ना, यहाँ पे kg में दिया है इसलिए 27 kg है। देखो ये मास क्या है, तो ये नंबर दिया है जिसे अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, या एक मोल में अणु परमाणु कणों की संख्या 6.023 × 10⁻23 होता है, ठीक। और ये 12 जो है कार्बन के परमाणुओं, कार्बन का जो है, कार्बन 12 का जो मास नंबर है वो 12 होता है। यहाँ पे 1/12 इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 1.6604 × 10⁻27 kg प्राप्त होता है, जो कि एक AMU का kg में संबंध है। तो AMU भी मास का है और kg भी जो है मास का ही है। तो इन दोनों के बारे में यदि हम इक्विवेलेंट लें तो AMU और kg में जो आएगा वो रिलेशन यही होगा, एक AMU = 1.66 × 10⁻27 kg। आगे बढ़ें तो ये संबंध आप याद रखेंगे, बहुत काम का चीज़ है। अब पीछे थोड़ा सा हमने एक हेडिंग पढ़ा था, वो हेडिंग क्या था कि आइंस्टीन साहब ने बताया कि यदि आप मास को खर्च करोगे तो उससे ऊर्जा मिलेगी। मास खर्च करोगे ऊर्जा मिलेगी, मास खर्च करोगे ऊर्जा मिलेगी। कितना मिलेगी तो उन्होंने बताया था, हमारे पास एक फॉर्मूला है, खुद कैलकुलेट कर लो, E = mc² से। जितना मास खर्च करोगे उसमें c² से गुणा करोगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे एक थोड़ी सी ऊर्जा को खर्च करते हैं, बहुत तन्नी सा, बहुत थोड़ा सा ऊर्जा खर्च करते हैं। कितना ऊर्जा खर्च, द्रव्यमान खर्च करते हैं
तो 1 AMU हम द्रव्यमान को खर्च करेंगे, यहाँ पे लिखा है, तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेंगी, इतने द्रव्यमान को खर्चने पर कितना ऊर्जा मिलेगा, इसका कैलकुलेशन हम आगे देखते हैं बच्चों। तो फिलहाल में आप इसको याद रखेंगे 931.5 AMU भी ऊर्जा मिलेगा। 931, ये एग्जाम में ऑप्शनल में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लापरवाही नहीं करेंगे, सीधे याद रखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU द्रव्यमान जो बहुत छोटा सा है, भरी का कई बहुत गुना छोटा होता है, तो उसकी ऊर्जा अगर आप उसको खर्च करने पर ऊर्जा निकालोगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। आगे आइए इसको समझते हैं। ये देखें कुछ मान दे रखा है, वहीं जो पीछे प्रश्न था उसको एक, तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक तो मास्टर जूल होता है, तो फिर ये क्या नई नई चीज़ें आप लेकर के हम लोगों को बता रहे हो। देखो यहाँ पे ऊपर टच हो जा रहा है बार बार, तो देखो ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों आया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है, ऊर्जा का ये भी है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है ना, या निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखेंगे, ये ऊर्जा का मात्रक है। और आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे, तो किलोवाट आवर kWh, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है, जो व्यावसायिक रूप में माना जाता है ना। 1 किलोवाट में माना जाता है कितना, 3.6 × 10⁶ क्या जूल, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या माना जाता है बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माना जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और यही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, मेगा है, तो मेगा में आप लोगों ने पढ़ा है 10⁻6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल, और वही गीगा हो जाएगा, तो गीगा में आपका हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो आगे हम देखें तो यहाँ पे हमने पीछे जो बताया था कि 1 AMU ऊर्जा को खर्च करोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ना। तो कैसे इसे कैलकुलेट करना है, तो E बराबर mc² में मान रखोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, m का मान जो है 1 AMU है, इस AMU को kg में बदलोगे तो kg में कितना रखोगे, तो 1.66 × 10⁻27 ये रखोगे, और c² में क्या लिखोगे, 3 × 10⁸ का स्क्वायर करोगे, और इसको हल करोगे, हल करने के बाद उसमें 1.6 से भाग दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको कुल मिला जुला के आपको आंसर आ जाएगा 931.5 × 10�6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप मेगा 10�6 को मेगा ले सकोगे, तो आपको ये कैलकुलेशन हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, नहीं तो आपको क्लास में बता दिया जाएगा ये चीज़। आगे देखें तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं ना, ये बड़ी अच्छी सी बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ के वर्ड से ही हम डेफिनेशन, देखो आप जितने भी परिभाषाएं देखो, चाहे किसी भी विषय का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो आप अगर उनके परिभाषाओं को उसके हेडिंग के आधार पर ही ब्रेक करने की आदत बनाया करी। तो यहाँ पे लिखा बेटा विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो नाभिक का टूटना, नाभिक का टूटना, नाभिक कौन सा नाभिक टूटेगा, का छोटा वाला नाभिक टूटेगा, जवाब है नहीं, तो जो बड़े नाभिक होंगे वही टूटेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, कोई बड़ा नाभिक है, ये बड़ा नाभिक टूट करके एक से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में बंट जाए, तो इस टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। कोई बड़े परमाणु का नाभिक का टूट करके छोटे छोटे भागों में बंटना नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो ये यूरेनियम 235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन आकर के टक्कर किया है, टक्कर करने के बाद ये यूरेनियम 236 बदल गया, जो कि आगे ब्रेक किया और बन गया क्या, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ये टूट गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। टूटना, विखंडन होना, नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल उसी का लिखा है, उसी का रूप है। तो देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर अटैक किया। यूरेनियम 235 जो है ये न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन के रूप में बिहेव करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये अपने जैसे 3 न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। और साथ ही साथ बेरियम 141 जो कि 56 नंबर का एलिमेंट है, और क्रिप्टॉन जो कि 36 नंबर का एलिमेंट है, ये 89 और 141 बेरियम में क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है। और साथ ही साथ इसके टूटने से हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही जो है परमाणु बम का निर्माण होता है ना। तो बम जो है यही इसी प्रक्रिया के थ्रू, परमाणु बम जो है इसी के थ्रू काम करता है। और एक बात और याद रखेंगे कि ये जो होता है एक श्रृंखला अभिक्रिया होता है, श्रृंखला अभिक्रिया के तहत, श्रृंखला अभिक्रिया के तहत ये काम करता है। तो श्रृंखला अभिक्रियाएं जो लगातार लंबे समय तक चलती रहें, तब तक चलती रहे जब तक उसका नाभिकीय फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन समाप्त न हो जाए, तब तक ये अभिक्रियाएं चलती रहेंगी। नाभिकीय अभिक्रिया बच्चों 2 प्रकार की होती है,
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वो होती है जिसे कंट्रोल किया जाता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और ये परमाणु संयंत्र में इसका यूज, जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु संयंत्र है ना, तो काराकोरम है, इस तरह से बहुत सारे हैं, वहाँ पर ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है, उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है जो कई सालों तक हम उसका यूज करते हैं। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया डिस्ट्रॉय के लिए, नष्ट करने के लिए, तो बम वम कहीं किसी क्षेत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन, ये समाप्त रहा जिसे आप याद रखेंगे इस रिएक्शन को। और यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। देखो बेटा, संलयन क्या होता है? संलयन को अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्यूजन, और वहाँ पे फीजन था, ये फ्यूजन पीछे फीजन FISS, यहाँ पे FUSION। फ्यूज मतलब होता है मिल जाना, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? एक दूसरे में मिल जाएंगे और मिल करके क्या होंगी? एक ही बना लेंगे। तो इस तरह से दो अलग अलग नाभिक का एक दूसरे के समीप आ करके मिल करके एक बड़े नाभिक में बदल देना। छोटे छोटे नाभिक होंगे, ये फ्यूज होंगे, मिलेंगे, मिक्सअप होंगे और एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो छोटे नाभिक का जुड़ करके बड़े नाभिक में बदलना। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चों ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं, आगे समझते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। तो ये देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिसका नाम था 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन था, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन था। ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई किया था ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है रिएक्शन में, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन में कि 1H2 1H2 ड्यूटेरियम जुड़ करके, यहाँ पे देखो ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम है, दोनों जुड़ करके 1H3 ट्राइटियम का निर्माण कर लिया और एक प्रोटियम बनाया और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये समीकरण याद रखिएगा, एग्जाम में ये लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी। फिर से ये जो ट्राइटियम है, ये देखो ट्राइटियम 1H3 है, ये फिर से ड्यूटेरियम से जुड़ेगा और हीलियम परमाणु बनाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं छोटे छोटे वाले, ये जुड़ करके हीलियम परमाणु बनाएंगे और एक न्यूट्रॉन बनाएंगे और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का निर्माण करेंगे। बच्चों, यही प्रक्रिया सनलाइट का सोर्स है। सनलाइट के जगह पर जो होता है सूर्य में, यही अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस को आप याद रखेंगे। नाभिकीय विखंडन माने टूटना और संलयन माने जुड़ना। बड़े नाभिक टूटेगा तो विखंडन, छोटे नाभिक जुड़ेंगे तो संलयन होगा। आगे हम चले तो आगे हमारा जो हेडिंग है ये युग्म उत्पादन, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में पहले 2020 के पहले बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो समझते हैं ये क्या है बच्चों। तो बड़ा अच्छा है, छोटा सा डेफिनेशन है। युग्म उत्पादन क्या है? बहुत हाई एनर्जी वाला अगर कोई पार्टिकल्स विकिरण हो, जिसे हम HNu कह लेते हैं या गामा किरण कह लेते हैं, ये अगर ब्रेक करके टूट करके एक कण और एक उसका प्रतिकण का निर्माण करे, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया। तो एक कण और एक प्रतिकण का निर्माण करे, तो इस तरह के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्म उत्पादन की प्रक्रिया। यानी हाईली एनर्जेटिक विकिरण रेडिएशन ब्रेक होकर के, किरण टूट करके एक कण और एक प्रतिकण बनाए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट का निर्माण करें। तो इस प्रक्रिया को, इस निर्माण करने की प्रक्रिया को किसी विकिरण द्वारा एक कण इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बनाने की प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं बेटा। और युग्म उत्पादन के लिए ये जो गामा किरण फोटॉन है, इसकी जो ऊर्जा होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो ये MeV होना चाहिए। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है ऑप्शनल में, आप इसका बात याद रखेंगे। डेफिनेशन ये है जिसे आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है बच्चों युग्म विनाश। यहाँ पे लिखा है ना, ये गामा किरण की ऊर्जा जो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे नोट पॉइंट में रटे रहिएगा। युग्म विनाश यहाँ पर लिखा है। युग्म विनाश जो होता है युग्म उत्पादन का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। यहाँ पे ये क्या होता है बेटा? तो इसमें होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन और उसका पॉजिट्रॉन है ना, यानी एक प्रतिकण और एक कण, ये आपस में क्या हो गए? जुड़ेंगे और जुड़ करके एक दूसरे को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के बाद ऊर्जा रिलीज करेंगे गामा किरण के बराबर ही, और वो जो ऊर्जा होगा कितना? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो एक प्रतिकण और एक कण आपस में संयोजित होकर के, मिक्सअप होकर के, मर्ज अप होकर के, जुड़ करके
क्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। नष्ट करने के पश्चात ऊर्जावान गामा विकिरण का निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया को। तो यह युग्म विनाश जो है युग्म उत्पादन का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। आप इसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखें आगे क्या है। तो ये दोनों में डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। अरे ये फीजन, ये विखंडन और अपचयन में, विखंडन और अपचयन अभिक्रिया में अंतर दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पे एक बड़े नाभिक में क्या हो रहा है, ये न्यूट्रॉन आकर के उस पर बम्बरिंग कर रहा है, और बम्बरिंग करने के बाद क्या कर रहा है, इसे तोड़ रहा है एक से अधिक भागों में। और यहाँ पे जो छोटे छोटे दो नाभिक हैं, ये जुड़ करके आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट्स होकर के एक लाइटर एटम्स इंटू लार्ज एटम का निर्माण कर रहे हैं, और ये स्प्लिट आउट हो रहा है, टूट रहा है। तो आगे देखें, यहाँ पे नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर लिखा है, बड़ा अच्छे से आप पढ़ेंगे। जो भी अंतर है यहाँ पे इसका रिएक्शन याद रखेंगे, यहाँ पे इसका रिएक्शन याद रखेंगे। उसके बाद ये जो है केवल भारी में होता है, ये हल्के में होता है। इसमें 200 यानी विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन होगी। यह में इसकी जो होती है ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता जो होती है वो कम होती है, उसके ज़्यादा होती है। इस तरह से डिफरेंस याद रखेंगे। ये नाभिकीय रिएक्टर में होता है और ये हाइड्रोजन बम में होता है। तो ये इस तरह से पूरी बातें रही हैं। उसके बाद हम ये लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता है ना, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, या इसी को हम लोग रेडियो सक्रियता बच्चों या रेडियो धर्मीयता कहते हैं। तो आइए हम इन सब चीज़ों को एक साथ में समझते हैं क्या होता है रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो देखो रेडियो एक्टिवता होता क्या है। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रोटॉन की तुलना में 1.5 गुना या उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वो प्रोटॉन का कितना 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे नाभिक को न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रॉन की संख्या कितना ज़्यादा हो जाए, तो प्रोटॉन की तुलना में 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे नाभिक को हम लोग कहते हैं भारी नाभिक। तो सभी नाभिक जो रेडियो एक्टिविटी का जो गुण है वो सभी नाभिक नहीं दिखाते हैं। ये कौन दिखाता है, सिर्फ भारी नाभिक दिखाते हैं। भारी नाभिक कहते किसे हैं, तो भारी नाभिक उसे हम कहेंगे जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए। कितना ज़्यादा हो जाए, तो प्रोटॉन की तुलना में 1.5 गुना या उससे ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे तत्वों के नाभिक को हम भारी नाभिक कहेंगे। और यही भारी नाभिक जो होते हैं कुछ घटनाएं दिखाते हैं। तो ये घटना क्या होती है बच्चों, तो ये परमाणु है और इस परमाणु का ये नाभिक है। कौन सा नाभिक, भारी नाभिक। ये भारी नाभिक जो होते हैं अपने आप ही स्वतः ही अपने में से कुछ किरणों को समय समय पर कुछ किरणों को निकाल सकते हैं, निकालते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा इन किरणों को अपने आप ही स्वतः नाभिक निकालते रहते हैं। इस निकालने की प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मीयता या रेडियो सक्रियता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारी नाभिक के किसी भारी परमाणु के नाभिक द्वारा स्वतः ही अल्फा बीटा गामा अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया रेडियो धर्मीयता, रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और ऐसे तत्व जो इस तरह के किरणों को निकालते रहते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं ना। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आप याद रखेंगे THNUA, थनुआ, ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में माने जाएंगे। थनुआ है ना, फिर से हम लिखते हैं तो ये रहा आपका, देखेंगे थनुआ, थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में माने जाते हैं, जिसे हम थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम। और लगभग 90 के बाद के एलिमेंट्स जो होंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में माने जाते हैं। आप देखेंगे यदि देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह के सिंबल्स बनाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सामने। इस तरह से येलो कलर में सिंबल होते हैं और वो एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा बीटा गामा ये किरणें निकलती रहती है लगातार। ठीक है बच्चों, तो कितने समय में कितना निकलेंगी, जितने समय में आधा वो एलिमेंट। अच्छा, ये निकलने से कोई घाटा वाटा होता है सर, तो जवाब है हाँ बिल्कुल घाटा होता है। ये एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टी खो देता है। एक अल्फा कण, एक बीटा कण, एक गामा कण निकलेगा तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से या तो आगे या तो पीछे चले जाएंगे। इसको बड़े अच्छे से सोडी फजान और रसल नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। तो इन सब चीज़ों को हम क्लास में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिलहाल में ये सिर्फ रिविजन क्लास था, आप इसे रिवाइज करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखें आप,
और देखने के बाद एक पेज पर सभी पॉइंट्स को, सभी हेडिंग्स को लिखें और उसमें जो भी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आए उसे लिखें, ताकि एक पेज में रिवीजन करें। क्लास नहीं चल रहा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसे मेंटेन करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।